नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का अपना बैच स्टार्ट होने को जा रहा है और इसके साथ में ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग रहने वाला है। फिफ्थ डीन कमेटी पर बेस्ड रहने वाला है और इसके साथ में इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है इसके रिगार्डिंग भी अपन बात करने वाले हैं। और आज इसमें आपकी जो क्लास रहने वाली है वो जीपीबी 221 की रहने वाली है। मतलब उसमें आपको सीड प्रोडक्शन करना है। क्या करना है बेटा? सीड प्रोडक्शन करना है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ ली? जेनेटिक्स पढ़ ली, जेनेटिक्स के बाद में प्लांट ब्रीडिंग पढ़ ली। अब उनका यूज करके अपने को क्या करना है? अपने को बीज का उत्पादन करना है, सीड का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, उसकी क्लास आज बेस्ट रहने वाली है। इसके साथ में आज की डेमो क्लास भी है। यूट्यूब पर जो भी साथी देख रहे हैं उन सभी को मैं बता देता हूं उनमें क्या क्या मिलने वाला है। ये जो है आपके नाम मात्र जो कॉस्ट है उसमें आपके रहने वाला है। इसके साथ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाला है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सर पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आपके समझाने का तरीका है वो आपके हिंदी का रहेगा। उसमें टर्मिनोलॉजी जो सर आपके किसकी यूज करेंगे? इंग्लिश की यूज करेंगे। और इसके साथ में ही मैं बता देता हूं जो नोट्स है वो नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। साथ के साथ में नोट्स बनाते रहना। ऐसे नहीं कि सर यहाँ पर थोड़े कम नोट्स है आप हमारे को लिखवा दो, तो साथ के साथ में जो सर आपको एक्सप्लेन करते हैं वो साथ के साथ में लिखना है और फाउंडेशन की तरह तैयारी करनी है। सर को पूछना है कमेंट में, लाइव में आपको पूछना है कि सर क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं। डेली क्वेश्चंस आने वाले हैं आप सभी के लिए। जो डेली वीडियो रहेगी टॉपिक की उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए आने वाले हैं, तो इस चीज का एक ध्यान रखना। इसके साथ में कोई भी साथी अगर इसको ज्वाइन करना चाहता है तो ये कांटेक्ट नंबर है, इन पर कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ में ही आपको मैं फीचर्स बता देता हूं कि इसके क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं। इसमें क्लासेस, नोट्स, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपको भी पता है। एक इसमें आपको फाउंडेशन की तरह तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में ही क्लास में ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब है जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज क्यों पढ़ रहे हो, उसका किससे, जो अपनी एग्रीकल्चर से क्या रिलेशन है और किस प्रकार से अपने को उसको बेटर तरीके से समझना है, वो समझाने वाले हैं आपके सर। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि अपन कहीं पर पढ़ते हैं तो बस वहां पर पढ़ा दिया कि याद आपको करना है। बेटा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा, याद भी करवाया जाएगा, पर उसमें योगदान आपका रहना चाहिए। ठीक है, क्लास में योगदान आपका रहना चाहिए, कंसंट्रेशन आपका रहना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो? अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अपने सभी साथियों को शेयर कर देना। डेमो क्लास देख लेना, रमेश सर की आ रही है डेमो क्लास जो आपकी सब्जेक्ट रहने वाली जीपीबी 221 है। जो मेरी क्लास है वो जल्द आपके सामने आ जाएगी। शुभम जी सर की, इन सभी सर की जो क्लास है आपके सामने आ जाएगी। आराम से देख सकते हो, आराम से निर्धारित कर सकते हो, डिटरमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये क्लास मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखनी है। इसके बाद में सर से जो भी आपको पूछना है वो डाउट आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास जो भी है, क्लासेस सब जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली। 5 फरवरी से रेगुलर आपकी क्लासेस रहेगी। कुछ भी डाउट आपका बिल्कुल बात कर सकते हो। इसके साथ में ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर आप पूछ सकते हो। और सर आपको दोनों लैंग्वेज में क्लियर करने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाले, ताकि आपको अब क्या करना है? इंग्लिश की ओर मूव करना है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले क्या हो सके, जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश की ओर मूव हो सके, इसके साथ में जो इंग्लिश वाले हैं वो भी अच्छे से समझ पाएंगे इस कोर्स को, क्योंकि बाइलिंगुअल रहने वाला है। दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा और इसके साथ में दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। और फीडबैक जरूर देना कि दोनों लैंग्वेज में रहना चाहिए या दोनों का अलग अलग रहना चाहिए। जो आपका फीडबैक रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। रमेश सर आपको पढ़ाने वाले हैं अब जीपीबी 221। लो सर। जी धन्यवाद सर। चलो तो भाई जो बेसिक बातें हैं वो तो सर ने बता ही दी है आपको सारी कि क्यों कोर्स में क्या रहने वाला है, जो आपका ये सेमेस्टर है इसमें हम क्या क्या देने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बातें करने वाले हैं ये तो हम जो है अब देख ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि
कोर्स कैसा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार से ये, क्योंकि जीपीबी का कोर्स है तो जीपीबी से किस प्रकार से ये रिलेशन रखता है, पहले ये बात समझ लेते हैं, क्योंकि जो भाई बेसिक आगे की बातें हैं वो तो हम करते ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार ये तो देख लेते हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ी हमें सीड प्रोडक्शन की, ठीक है। तो उस चीज का, उस इंपॉर्टेंस को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में हम जो है हमारी क्लास को सुचारू रूप से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सीड है क्या, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई भी फसल लगाते हैं, ठीक है, तो फसल का जो हम प्रोपोगेशन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए दो चीजें आवश्यक होती है। या तो हम जो है मुख्य रूप से सेक्सुअल प्रोपोगेशन करवाते हैं जिसमें बीज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करवाते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि हम जो भी वेजिटेटिव पार्ट है उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब वेजिटेटिव पार्ट को थोड़ी देर के लिए हम साइड रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम, क्योंकि जहां पर हम बात करें किसकी, आपके जो क्रॉप्स है, कौन सी एग्रोनॉमी वाली जो क्रॉप्स है उनकी बात करें, तो उनमें तो अधिकतर क्या इस्तेमाल हो रहा है, बीज का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो बीज का जो है अलग इंपॉर्टेंस बन जाता है यहाँ पर प्रोपोगेशन के हिसाब से हम देखें तो, ठीक है। तो बीज का प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, और बीज की क्वालिटी को मेंटेन रखना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बात तो हम इस ब्रांच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके देखने वाले हैं वो है कि प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं। दूसरी बात कि उस प्रोडक्शन में हम क्वालिटी कैसे मेंटेन रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या देखते हैं हम कि क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखते हैं। और तीसरी बात भाई, प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी हो गई, और क्वालिटी के साथ साथ जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बीज पैदा करना, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी को भी हम ध्यान रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्वांटिटी का भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो आपके किसान है, मान लो अब किसानों की संख्या इतनी ज्यादा है, यदि हम बीज, वैसे भी आजकल हम देखें तो सभी किसान जो है हाइब्रिड नहीं बीज नहीं ले पाते हैं, या हम ये कहते हैं सभी जो किसान है उनको अच्छे बीज नहीं मिल पाते हैं। और इसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि इतना सीड प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर जब रिक्वायरमेंट मान लो ज्यादा बढ़ जाती है और प्रोडक्शन कम रहता है तो भाव बढ़ जाते हैं, बीज बहुत महंगे बिकते हैं, ठीक है। तो वही कारण है कि हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को किसी भी प्रकार से, पहली बात तो सीड प्रोडक्शन करते कैसे हैं ये सीखेंगे। दूसरी बात, सीड प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसे बनाए रखनी है। क्वालिटी में दोनों चीजें, चाहे आपके प्योरिटी की बात करें, ठीक है, क्वालिटी का मतलब सीधा सीधा प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी की बात करें चाहे फिजिकल प्योरिटी की बात करें, दोनों ही प्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपके क्वालिटी का पार्ट है। और इसके बाद में आता है क्वांटिटी का पार्ट, यानी कि जितने किसानों को बीज की आवश्यकता है उतने बीज का हम प्रोडक्शन कर पाए, यही हमारा इस कोर्स को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि बीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसके लिए, आपकी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो वो चीज है, इसलिए हम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में, ये सारी चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि सर जीपीबी में ही क्यों ऐड किया इसको, कोई और जगह क्यों नहीं है क्या। हम तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि एग्रोनॉमी का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि बीज तो वहां भी काम में आ रहा है। तो जीपीबी में कहने का ये मतलब है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि बीज की हमें जेनेटिक प्योरिटी बनाई रखनी है, अब जेनेटिक्स कहाँ आई, जीपीबी में आ गई, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड बीज का उत्पादन करना है, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, इसका मतलब वहां भी जीपीबी आ गई। तो कहीं ना कहीं इस ब्रांच का जो आपका संबंध है वो जीपीबी के साथ ज्यादा है, जेनेटिक्स से और प्लांट ब्रीडिंग के साथ ज्यादा है। आई बात समझ में। जब हम नई किस्में बनाने की बात आती है, उनके बीज के उत्पादन की, जब हम मेथड पढ़ते हैं ब्रीडिंग के, तो ब्रीडिंग में हम ऊपर से नीचे तक आते हैं तो अलग अलग मेथड पढ़ते हैं। और मेथड स्टार्टिंग में हम मान लो हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, फिर सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर लास्ट में आकर हम क्या करते हैं, गुणन करते हैं, बीजों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि किसानों को अवेलेबल हो सके, सभी किसानों के लिए वो अवेलेबल हो सके। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपका जो है संबंध रखती है किसके साथ, जीपीबी जेनेटिक्स के साथ, प्लांट ब्रीडिंग के साथ, ये ब्रांच आपका संबंध रखती है, इसलिए हम वहां पर इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने डिस्कस की है। अब देखो, अब हम बात आगे बढ़ाएंगे, और बात को आगे बढ़ाते हुए हम कहाँ लेकर जाएंगे, दूर तक ले जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बीज है क्या, क्योंकि बीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि बीज क्या है, उसके बाद में जो सीड टेक्नोलॉजी है वो क्या है, बीज प्रौद्योगिकी क्या है, और क्या क्या चीजें हम इसमें देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड की, सीड है क्या, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो आपका सीड है जिसको हम बीज बोल रहे हैं, ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं ए मेच्योर ओव्यूल है, ठीक है। बोटेनिकली हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो मेच्योर, ठीक है, जो मेच्योर ओव्यूल है यही एक बीज के रूप में है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये फ्लावर होते हैं, फ्लावर के नीचे जो है ओव्यूल पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप वहां पर ही बीज बनता है, ठीक है। अब ये मेच्योर हो जाता है, पूरी तरह से मेच्योर होने के बाद में ये क्या होता है, सख्त हो जाता है, ऊपर से गाढ़ा हो जाता है और उसी को हम एक बीज के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो बोटेनिकली तो हम सीधा सीधा ये मान के चलते हैं कि मेच्योर ओव्यूल ही क्या होता है, मेच्योर एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, कभी कभी ये भी कहा जाता है मेच्योर एंड फर्टिलाइज्ड, यानी कि ये फर्टिलाइज्ड होना भी जरूरी है, ठीक है, वो कंडीशन भी अप्लाई होती है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, बीज बोल देते हैं। बीज के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि दो प्रकार के बीज होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के बीज होते हैं, एक हम कहते हैं मोनोकोट और एक को हम कहते हैं डाइकोट, ठीक है। मोनोकोट और डाइकोट क्या है, तो हम ये कहते हैं कि एक बीजपत्री का नाम सुना होगा, एक बीज पत्री, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही बीज पत्र होगा। और दूसरी तरफ ही हम ये कहते हैं कि द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीज पत्री। तो जो डाइकोट है और मोनोकोट है, ये दो प्रकार के बीज होते हैं और इन बीजों में कुछ कॉमन चीजें पाई जाती है। कॉमन चीजों का मतलब एक तो एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, बीज में क्या होगा, एक तो एम्ब्रियो होगा, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण, क्या बोलते हैं, भ्रूण। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका किसका, बीज का, क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, तो सीधी सी बात है कि भ्रूण में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। जो आपके हम कह रहे हैं पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन हो रहा है और निषेचन के फलस्वरूप जो आपका ओव्यूल निर्मित हो रहा है, जो अंडाशय बन रहा है, उस अंडाशय में मुख्य रूप से एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसमें जो नर और मादा है दोनों के गुण क्या है, दोनों के आधा आधा डीएनए आया हुआ है, ठीक है, आधे आधे गुणसूत्र आए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवंशिक सूचना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, वो आपके एम्ब्रियो में ही है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ही आपके जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, यहीं से आपको जो है सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में एक एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष इसको कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। अब ये क्या कर रहा है, तो ये भ्रूण को भोजन खिलाने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये जीवित भाग है, हमें पता है ये क्या है, जीवित भाग है, बीज में कोई ना कोई तो जीवित भाग होता है, तभी तो वो बाद में जर्मिनेट करता है। तो इसमें ये जीवित भाग है। अब ये जीवित भाग है तो सीधी सी बात है, इसको खिलाने के लिए कुछ तो होगा बीज के पास, ठीक है भाई। कोई इंसान जीवित कब रह सकता है, जब वो श्वास लेगा, जब वो खाना खाता रहेगा, ठीक है। अब ये भ्रूण श्वास भी लेता है, खाना भी खाता है, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो हम कह सकते हैं, जो ऐसा नहीं है कि दबादब बहुत ज्यादा खाते जा रहा है, ये थोड़ा सा है ना डोरमेंसी वाली स्टेज में चला जाता है, ठीक है। यानी कि ये है ना उतनी तेजी से एनर्जी वेस्ट नहीं करता जितनी करनी चाहिए। इसको जितनी आवश्यक एनर्जी है, जितनी इसको चाहिए, उतना ही ये क्या करता है, उनको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, उतनी ही जितनी आवश्यक है। तो ये जो अपनी उपापचयन क्रियाएं करता है, ठीक है, जो इंटरनल इनकी एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन कर देता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसमें ये लंबे समय तक पड़ा रह सकता है, कुछ नहीं करना है, इसको पड़े रहना है, ठीक है। जो है श्वास भी धीरे धीरे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का जो यूज है, वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का यूज करके जो एनर्जी उत्पादित करता है, वो बहुत धीरे धीरे करता है, जितनी आवश्यक है उतनी ही करता है। तो ये जो है अधिक कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा करता है, इसलिए लंबे समय तक डोरमेंसी में पड़ा रहता है। भ्रूणपोष इसको ऊर्जा देता रहता है। और एक इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, भ्रूणपोष को और आपके जो भ्रूण है, इन दोनों को बचाने के लिए आपके जो है सीड कोट पाया जाता है, सीड
कोट पाया जाता है। अब सीड कोट का क्या काम है, तो इसका काम है सुरक्षा देना, ठीक है। बाहर से टेम्परेचर भी आ रहा है, बाहर से बहुत तेज हवाएं भी चल रही है, सूखा भी पड़ रहा है, पानी भी आ रहा है और कीट भी आ रहे हैं, सभी प्रकार की चीजें हैं जो इस पे अटैक कर रही है। तो इन दोनों को सभी प्रकार की चीजों से बचाने के लिए एक सीड कोट होता है और ये क्या करता है, ये बीज आवरण, इसको मैं लिख देता हूं बीज आवरण। और ये बीज आवरण क्या करता है, ये सुरक्षा का काम करता है। सिंपल भाषा में हम समझना चाहे तो क्या कहेंगे, सुरक्षा का काम करता है। अब आप कोई सा भी एक बीज ले लो, चाहे डाइकोट ले लो चाहे मोनोकोट ले लो, आपको उसमें है ना ये तीनों चीजें कॉमनली मिल जाएगी, ठीक है। कोई सा भी बीज ले लो, उन दोनों में इन तीनों ये तीनों चीजें उसमें आपको अवश्य देखने को मिलेगी। यदि हम बीज का थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाएं, ठीक है, तो बीज कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। बीज क्या होता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है और हम इस प्रकार से बीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम ये कहते हैं कि एक भाग थोड़ा सा इस प्रकार से, जो भ्रूण वाला भाग होता है वो इस प्रकार से जो है एक तरफ होता है। अब ये जो भाग है ये आपका क्या होता है, मुख्य रूप से भ्रूण वाला भाग है। ये जो चारों ओर वाला भाग है, ठीक है, हालांकि इस प्रकार से जो है मैं दिखा रहा हूं उस प्रकार से दिखता नहीं है, लेकिन इसको जो है ना हम समझने के लिए इस प्रकार से कर सकते हैं। ये क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, तो ये भ्रूण पोष है, पोषण देने वाला, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका कोट है, सीड कोट, जिसको हम कवर कह रहे हैं, आवरण बोल रहे हैं, ठीक है। तीनों चीजें दिख गई, तीनों इंपॉर्टेंट होती है और तीनों चीजें बेसिकली इनमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती है, चेलेजा भी होता है, एल्यूरोन भी होता है, ठीक है। वो आपके जो है इतनी काम की नहीं है, उनको आप याद रख सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें होती है और तीनों के काम भी आपको पता होनी चाहिए। वो अब जो इसके अलावा जितनी भी चीजें आएगी वो अधिकतर भाई कुछ फसलों में होती है, कुछ में नहीं होती है, ठीक है, उस प्रकार से है। लेकिन इन तीनों का होना जरूरी होता है और ये प्रत्येक बीज में पाई जाती है, ये एसेंशियल है, तो इनका ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यदि हम एक छोटा सा डाइकोट का वो भी बनाना चाहे, चित्र भी बनाना चाहे, तो आपने नॉर्मली देखा होगा इस प्रकार का डाइकोट होता है, ठीक है। इस प्रकार का क्या होता है, डाइकोट बीज होता है। अब इसमें क्या है, मुख्य रूप से ये बीज पत्र होते हैं और ये आपका जो है ऊपर वाला भाग और ये जड़ वाला भाग, सूट और रूट वाला भाग होते हैं और चारों ओर इसके एक कवर पाया जाता है। उस कवर को हम जो है खोलते हैं तो वो जब बीजों दोनों बीज पत्र को अलग करते हैं, दाल देखी होगी, चना देखा होगा, ठीक है, चना नॉर्मली आपका इसी प्रकार का, मटर नॉर्मली इसी प्रकार का होता है, ठीक है। उनके ऊपर एक छिलका पाया जाता है, आपने देखा होगा तो ध्यान से, ठीक है। वो चीजें होती है वो आपके इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये चीजें हैं और ये आपको सारा बेसिक ध्यान रखना है एक बीज के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो सीड टेक्नोलॉजी है उसकी बात करेंगे, इसकी सीड टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है। अब देखो, जब हमने बीज को समझ लिया तो उसके बाद में अगली बात आती है कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है। सीड टेक्नोलॉजी क्या है, अब सीड टेक्नोलॉजी क्या है, तो सिंपल सा हम ये कहते हैं कि बीज को हमें क्या करना है, बीज को प्रोडक्शन करना है, ठीक है, बीज को मेंटेन रखना है। अब मेंटेन में दोनों चीजें आ जाती है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है, उसकी क्वांटिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि नई किस्में भी हमें टाइम टू टाइम विकसित करती रहनी है। तो इस प्रकार की जो चीजें हम करते हैं, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है जिसमें हम सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी जेनेटिक और जो आपके हम कहते हैं जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता दोनों को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और इसके साथ में ही आगे और जो नेसेसरी चीजें हैं, चाहे वो मात्रा हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, ठीक है, वो सारी हम क्या करते हैं, वो सारी हम मेंटेन करते हैं। इसी को हम सीड टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं,
इसी को हम क्या करते हैं, सीड टेक्नोलॉजी। यानी कि आपने स्टार्टिंग से फसल लगाई किसके लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए, वहां से लेकर आपने कोई कंटामिनेशन नहीं होने दिया, उस फसल को अलग रखा, ठीक है। इसके अलावा उसमें किसी प्रकार की मिट्टी, कंकड़ पत्थर या कोई दूसरी फसल के बीज ये नहीं आने दिया, और सफलतापूर्वक आपने उसको हार्वेस्ट करके स्टोर कर लिया, एक बीज के रूप में आपने क्या कर लिया, उसको जो है स्टोर करके या किसानों को बेच दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारा प्रक्रम है, ये आपके किस में आता है, सीड टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। इसमें सीड टेक्नोलॉजी के लिए जो सर्टिफिकेशन लेना होता है उसकी भी बात होती है, क्या क्या सावधानियां रखनी होती है इसकी बात होती है, क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, सारी चीजों की हम यहाँ पर बात करते हैं, और उन्हीं सब की हम यहाँ पर बातें करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पीडीएफ से स्टार्ट करते हैं, और यहां से आपको देखने को मिलेगा जीपीबी में बीज क्या है, ठीक है। बीज के लिए मैंने कहा था कि फर्टिलाइज्ड, पहली बात तो फर्टिलाइज्ड, और दूसरी बात मैच्योर ओव्यूल होना चाहिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बीज बोल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो है परिभाषा को बढ़ाकर इस प्रकार से कहा गया है कि ए सीड इज फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल कंटेनिंग, उसमें पाया जाता है एन एम्ब्रियो, उसमें एम्ब्रियो होता है, विच हैज द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट अंडर द सुटेबल कंडीशन। जो है मुख्य रूप से उसमें एम्ब्रियो पाया जाता है, और उससे बीज में ये कैपेसिटी होती है कि फेवरेबल कंडीशन में वो क्या कर पाता है, पूरी तरह से डेवलप प्लांट को विकसित कर पाता है, ठीक है। वो सारा आपका क्या होता है, बीज होता है। बीज वह निषेचित परिपक्व अंडाणु है जिसमें भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थितियों में एक नए पौधे के रूप में विकसित हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बीज बोलते हैं। आई बात समझ में, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम बीज बोल रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज है कंपोनेंट ऑफ ए सीड, यानी कि एक सीड में क्या क्या पाया जाता है। तो इनमें है ना, आप बेसिक चीजें जो मैंने बताई आपको, ये क्या है, एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो मुख्य रूप से यंग प्लांट इन ए डोरमेंट स्टेज, ठीक है। होता क्या है, एक छोटा प्लांट है ये, अरे पौधे, जो आपका ये बीज है, इस बीज के अंदर जो आपका एम्ब्रियो है वो अभी जीवित है, और जीवित है तो इसका मतलब एक छोटा सा प्लांट है, वो सूक्ष्म प्लांट है, ठीक है। और वो सूक्ष्म प्लांट किस अवस्था में है, अभी डोरमेंट स्टेज में है, अभी उसे कहीं पे भी ग्रोथ नहीं करनी है, अभी उसे कहीं पे भी क्या नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, कोई कंजप्शन नहीं करना है, वो सिर्फ पड़ा हुआ है, अपने में मस्त है, ठीक है। इस चीज को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि हम, आपने सुना होगा कि एंटोमोलॉजी में हम ये कहते हैं कि कीट की जो डोरमेंट स्टेज होती है वो प्यूपा होती है, ठीक है। अब प्यूपा में कीट क्या करता है, तो प्यूपा में कीट अपने आप को एक खोल के अंदर छिपाए रखता है, ठीक है, और ऑफ सीजन में पड़ा रहता है, अपने में क्या रहता है, पड़ा रहता है, मिट्टी में कहीं पे पड़ा है या कहीं और जगह पड़ा है, और जो है पड़ा अपनी जो श्वसन क्रियाएं हैं उनको धीमी कर चुका है, उनको बंद कर चुका है या बहुत कम कर चुका है, जिससे कि एनर्जी का यूज कम हो। वो ही काम बीज कर रहा है। बीज को पता है कि मेरे 3 महीने या 4 महीने जो मेरे सीजन के थे, ठीक है, मेरे सीजन के, यानी कि फसल लगने के जो सीजन के थे, मान लो बारिश के सीजन की कोई फसल है, ठीक है, अब उसने 4 महीने जो है आराम से ग्रोथ की, उसका हार्वेस्टिंग कर दिया, और अब बीज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है बीज का। अब बीज को ये पता है कि मुझे अभी क्या करना है, अगले सीजन का वेट करना है। लगभग 4 महीने ही तो जो है आप किसके मान लो, सर्दियों के मान लो, और 4 महीने ही गर्मियों के मान लो। तो अभी मुझे क्या करना है, 8 महीने इंतजार करना है मेरे सीजन का, ठीक है। अब मेरे सीजन का इंतजार करना है तो मैं कैसे करूं, मैं क्या कर लेता हूं, मैं अपनी क्रियाओं को धीमी कर लेता हूं, ठीक है। मैं श्वसन कर रहा हूं, बहुत धीमे से करूंगा, मुझे भोजन नहीं बनाना है क्योंकि मेरे पास स्टोर पड़ा है, ठीक है, मेरे पास क्या पड़ा है, स्टोर पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी श्वसन क्रियाओं को धीमा कर लूंगा, मुझे बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता है, मैं उतनी ही एनर्जी लूंगा और अपना जीवन आगे बढ़ाता रहूंगा, और इस कंडीशन तक भी रहूंगा कि अगले साल मान लो मुझे कोई ग्रो नहीं करता है, मुझे कोई बोता नहीं है, या मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है, तो मैं आगे 2 साल भी रह सकता हूँ, 3 साल भी रह सकता हूँ। बहुत सारे बीज बहुत दिनों तक खराब नहीं होते। यही तो कारण है कि वीड के बीज है ना, मिट्टी में पड़े रहते हैं, कई सालों तक पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते, क्योंकि वो अपनी क्या कर चुके हैं, अपनी क्रियाओं को डोरमेंट कर चुके हैं, बहुत कम और धीमी रफ्तार में चला रहे हैं, जिसकी वजह से वो जीवित रह पाते हैं। और जैसे ही यहाँ आने के बाद में बारिश होगी, बारिश के बाद में टेम्परेचर मेंटेन होगा, और टेम्परेचर मिलते ही नमी मिल जाएगी, और नमी के साथ में ही ये दोबारा से क्या कर पाएंगे, जर्मिनेट कर पाएंगे। इसका मतलब
ये क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक की सीड की डोरमेंट स्टेज है, और ये डोरमेंट स्टेज में कौन चला गया था, भ्रूण चला गया था। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो भ्रूण क्या करता है, यंग प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है जो कि डोरमेंट स्टेज में होता है। दूसरा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो है, ये वाला जो एम्ब्रियो है आपका छोटा प्लांट है, इसी को क्या कर रहा है, इसी को न्यूट्रिएंट देने का काम किसका है, जो है आपके पोषण देने का काम एंडोस्पर्म का है। अरे भाई ये इतनी सी इस जो ये छोटी सी इंग्लिश है, इससे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, या फिर बिल्कुल ही भाई शुद्ध हिंदी में ही चले। ठीक है, तो वो एक बार बता देना कि सर हमें तो इससे भी प्रॉब्लम है, इतनी सी भी नजर नहीं आनी चाहिए हमें तो। ठीक है, तो वो बात एक बार बता देना भाई पहले ही, है ना, ताकि क्लियर हो जाए मामला। वैसे बाइलिंगुअल है, लेकिन जो कुछ भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब इनमें क्या क्या हिंदी लिखे। ठीक है, अब इनमें क्या हिंदी लिखे कि भ्रूण क्या होता है, एक छोटा युवा पौधा होता है जो कि सुषुप्त अवस्था में है, ऐसा लिखे क्या इसको। तो वो बात है कि इनकी हिंदी आपको अजीब लगेगी, इसलिए थोड़ा सा है ना जोर लगा के इंग्लिश में शिफ्ट हो जाओ, ज्यादा अच्छे रहोगे। ठीक है, फायदे में रहोगे। आई बात समझ में, और लिखने में भी आपको वहां पे आसानी होती है। ठीक है, जब आप कॉपी में लिखते हो तो इन चीजों को शॉर्ट में लिख पाते हो। ठीक है, इंग्लिश क्या होती है, शॉर्ट में लिखने में आसान होती है, इंग्लिश को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं, ध्यान रखो। ये इतनी सी तो है ना, पढ़ो, इतनी सी इंग्लिश तो पढ़ो ताकि आपके भी आगे फायदा होता रहे। और मेरा तो कहना ये है कि पूरी तरह से इस बार, क्योंकि अब आप जो है फर्स्ट ईयर कर चुके हो, आपको अनुभव हो चुका है कि किस प्रकार से जो है बैक से बचना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, सारी नॉलेज हो चुकी है, 3 सेमेस्टर आप दे चुके हो। ठीक है, तो अब जो है पूरी तरह से इंग्लिश में शिफ्ट हो जाओ। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए हैं अभी भी फायदा है, हो जाओ, बाद में फिर कुछ नहीं बचता है। जब आप जो है 4th ईयर के बाद जाते हो, फिर एहसास होता है कि यार इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में फिर एमएससी की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है हिंदी में लिखना और हिंदी में पढ़ना, क्योंकि फिर उस लैंग्वेज में बुक्स ही नहीं मिलती है, हिंदी में आपको बुक्स ही नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर अभी हम नोट्स तो अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, बाद में फिर है ना, ये नोट्स वाली चीजें, कंटेंट वाली चीजें हिंदी में अवेलेबल होती ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये बात है, इसलिए इतना सा तो पढ़ लो। ये भरण उत्तक, इनको आप है ना भ्रूण पोष बोलो, इसको क्या बोलो, भ्रूण पोष। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में बात करते हैं, प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये बात हो गई। सीड कोट की बात करते हैं, प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम फिजिकल एंड माइक्रोबियल डैमेज। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट का मतलब बचाता है, सिंपल सी बात है। किसको बचा रहा है, सीड को बचा रहा है, कहां से, फिजिकल, फिजिकल में आपके ज्यादा टेम्परेचर आ गया तो उस टेम्परेचर से बचाएगा, पानी ज्यादा है उससे बचाएगा। इसके अलावा मान लो किसी प्रकार की हवा है, किसी प्रकार का कोई भी जो है फिजिकल बर्फ है, ठीक है, इन सब फिजिकल चीजों से बचाने का, धूप से बचाने का काम करता है, इन सब से क्या करता है, ये बचाता है। और कोई माइक्रोबियल अटैक होता है, कोई सूक्ष्म जीवों का जो अटैक है वो होता है, तो उससे भी ये बचाने का काम करता है। कीटों से भी जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा देता है, बीज किस जो आवरण होता है वो बीज को सुरक्षा देता है, तो ये सुरक्षा का काम कर रहा है। तीनों बातें आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आ जाता है बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी है क्या। तो देखो, सीड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सीड टेक्नोलॉजी के लिए हम ये कहते हैं, सीड टेक्नोलॉजी इज साइंस, ये क्या है, एक साइंस है, ऑफ इंप्रूविंग सीड क्वालिटी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कर क्या रहे हैं, वो काम देख लो आप, क्या कर रहे हैं, सीड की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, किसके द्वारा, प्रोडक्शन, सबसे पहले सीड का प्रोडक्शन करके उसकी प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग का मतलब उसकी छटनी करेंगे। मान लो कुछ बीज छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, कुछ कंकड़ भी होंगे, पत्थर भी होंगे, मिट्टी भी आएगी। ठीक है, तो उनको प्रोसेस करके हटा देंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, सर्टिफिकेशन करवाएंगे टू इंश्योर हाई यील्ड क्रॉप, और ये क्या करता है, इंश्योर करता है यील्ड को बढ़ाने में। ठीक है, तो जितने भी काम हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन तो सरकार देती है, ठीक है, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ये सारे काम हमारे ही हैं, प्रोडक्शन करना, प्रोसेसिंग करना, टेस्टिंग करना कि क्या हमारा बीज जो हमने उत्पादित किया है वो
वो ही लक्षणों वाला है जो हम समझ रहे हैं, ठीक है, वो उतनी ही उपज दे रहा है जितना हम समझ रहे हैं, उसमें कोई जेनेटिक इम्प्योरिटी तो नहीं आ गई है, उसमें किसी प्रकार की फिजिकल इम्प्योरिटी तो नहीं आ गई है, ये पहले ही चेक कर लिया जाता है। तो ये जो टेस्टिंग के काम है ये भी इसी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, प्रोडक्शन भी इसी का पार्ट है, प्रोसेसिंग भी इसी का पार्ट है, ये सारे आपके सी टेक्नोलॉजी के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। बीज प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जो उत्पादन, प्रसंस्करण, परीक्षण, प्रमाणन के माध्यम से बीज की गुणवत्ता में सुधार करता है ताकि उच्च उत्पादन देने वाली फसलें सुनिश्चित की जा सके। जब बीज अच्छा होगा तो उसकी फसल भी अच्छी होगी, सिंपल सी बात है ये तो भाई, अच्छा बीज होगा तो फसल भी अच्छी होगी, अगर बीज ही खराब है तो फसल भी फिर खराब ही होनी है, फसल कहाँ से अच्छी हो जाएगी, ठीक है भाई। आप जो है बोना चाह रहे हो भाई, उगाना चाह रहे हो आम और बो रहे हो बबूल, तो कैसे होगा, ठीक है, वो तो बबूल बोओगे तो बबूल ही लगेगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार की क्वालिटी के बीज बोओगे उसी प्रकार की क्वालिटी की आपकी क्या रहेगी, फसल रहेगी। तो वो चीज है, दोनों चीजें इस प्रकार से ध्यान रखनी है। कुछ डेफिनेशंस दी गई है, जैसे आपका ये जो है कोवान नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से है कि ये दैट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी हैविंग डू विथ सीड प्रोडक्शन, ये भी कह रहा है कि इसमें क्या करते हैं, इस शाखा में, विज्ञान की इस शाखा में हम सीड प्रोडक्शन, उसका मेंटेनेंस, उसकी क्वालिटी और उसका प्रिजर्वेशन यानी बचाना, ठीक है, रख रखाव, ये सारी चीजें, तो बीज का उत्पादन करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसकी मात्रा का ध्यान रख सकते हैं और रख रखाव करते हैं, ये सारे काम आपके सी टेक्नोलॉजी के ही हैं, ठीक है। तो सिंपल एक लाइन में परिभाषा लिखना चाहो तो ये लिख लेना, बाकी ऊपर वाली परिभाषा भी लिख सकते हो। इसके अलावा फ्रेस्ट्रिजर ये वैज्ञानिक और है, इन्होंने क्या कहा है, सी टेक्नोलॉजी इज द मेथड थ्रू विच द जेनेटिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीड कुड बी इम्प्रूव। इसमें हम क्या करते हैं, सीड टेक्नोलॉजी, इन्होंने दो ही बात कही कि जेनेटिक और फिजिकल कैरेक्टर ही हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इन्होंने वहां फोकस कर दिया कि मुख्य रूप से हम क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, ठीक है, जेनेटिक और जो आपके फिजिकल प्योरिटी है उसको मेंटेन करते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये डेफिनेशन किसके हिसाब से है, दो वैज्ञानिक है, इनके हिसाब से डेफिनेशन दी हुई है, ये याद करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा साइंटिफिक लगता है, थोड़ा अलग दिखते हो, ठीक है, इसलिए कोई सी भी एक परिभाषा इनमें से याद कर सकते हो, और नहीं होती है तो फिर अपनी वाली परिभाषा याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो अच्छी लगे वो कर लेना। माध्यम से बीज आनुवंशिकी भौतिक गुणों में सुधार किया जा सकता है, वही बातें हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हमारा रोल और गोल क्या है, ठीक है, क्या जो है हम ये कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस, ठीक है, इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस, क्यों कर रहे हैं हमें बीज उत्पादित करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत आन पड़ी आज कि हम बीज उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूरत तो आपको तब पड़ेगी जब आप बाजार में जाओगे और आप बीजों के भाव पूछोगे, ठीक है, और फिर आपको पता चलेगा कि जिस हिसाब से हम फसल बेचते हैं उसके 10 गुना से 20 गुना भाव में हमें क्या मिल रहे हैं, बीज मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन के हिसाब से आप देखोगे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आपको बीज खुद ही पैदा करना पड़ेगा, ठीक है, और यहां से सीखना पड़ेगा। या ऐसे हो सकता है कि यदि हम जो है आगे चल के बीज, ये जो सीड इंडस्ट्री है इसमें जाना चाहिए, ठीक है, आप खुद चाहते हो कि मैं कोई बिजनेस करूं और उसमें जो है सीड से संबंधित कोई बिजनेस करूं, तो फिर यहाँ पर आपका अच्छा स्कोप रहने वाला है, ठीक है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का जो है क्रेज आप जानते ही हो, वहां पर कितना जो है आजकल कितने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हो रहे हैं, हर चीज के हाइब्रिड बन रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है फसलें उगाई जा रही है, हाइब्रिड सीड चारों ओर होते हैं, सरसों के हाइब्रिड आ गया है, ठीक है, कई प्रकार की फसलें हैं जिनके हाइब्रिड देखने को मिलते हैं, तो वहां से जो ये चीजें हैं आपको लाभ दे सकती है। अब देखो रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात है कि जो उन्नत बीज की कुछ भूमिकाओं को रेखांकित किया गया है। एक उन्नत बीज की क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, किस बीज को हम ये कहेंगे कि जो है ये मतलब बीज के क्या क्या गुण होने चाहिए, कहने का मतलब ये है, और एक सीड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक बीज क्या होता है, एक कैरियर ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी,
भाई बात समझ में आई। इन्होंने कहा कि किसी भी नई तकनीक का वाहक के रूप में एक बीज होता है। जैसे मान लो आपको एक नई क्वालिटी का कोई बीज मिल गया या नया कैरेक्टर की कोई फसल मिल गई। अब उस फसल को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? उसका बीज उत्पादन करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसका बीज उत्पादन करके ही तो उसको किसानों के पास पहुंचा सकते हो। तो वही बात है कि जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं या नई कोई भी फसल उत्पन्न करते हैं, किस्म बनाते हैं, तो उसको पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन यही होता है कि बीज उत्पादित कर दो और सबको वितरित कर दो। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, नई किस्मों के गुणवत्ता युक्त बीज अन्य इनपुट के संयोजन से पैदावार में भारी वृद्धि होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अमेरिका और मध्य यूरोप में अनाज की पैदावार 112% किसकी वजह से? अच्छे बीज होने की वजह से। ठीक है, ये जो बढ़ रही है ना, इतनी ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ अच्छे बीज लेने की वजह से हुआ है। आलू 24% बढ़ गए, शुगर बीट का उत्पादन 142% बढ़ गया। भारत में क्या हुआ? भारत में उच्च उपज वाली किस्मों की खेती से खाद्य उत्पादन 1947 में हमारा 52 टन मिलियन था। ठीक है, और आज हमारा मिलियन टन था, आज हमारा क्या हो गया है 2000, यदि हम डाटा 2001 का लेना चाहे, ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम बात करें 200 मिलियन टन, और आजकल तो ये 350 से भी प्लस चला गया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा हमारा जो है उत्पादन बढ़ चुका है। और ये किसकी वजह से संभव हो पाया है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति में हमने सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंट चेंज किया था वो हमारे बीजों में किया था। पहले हमारे जो गेहूं थे वो लंबे बढ़ते थे, ज्यादा बड़े हो जाने की वजह से गिर जाते थे और गिरने की वजह से फसल खराब हो जाती थी। फिर क्या हुआ? फिर ड्वार्फ गेहूं आ गए, छोटे वाले जो गेहूं है वो हमने बाहर से लेकर आए, वो बीज लेकर आए और वो उगाना प्रारंभ कर दिया। तो बीज जो है गिरते नहीं थे, नहीं गिरते थे, वो फसल गिरती नहीं थी, नहीं गिरती थी तो नुकसान नहीं होता था। तो वो एक चेंज था जिसकी वजह से इतना प्रोडक्शन में बदलाव आ गया। तो नई टेक्नोलॉजी का वहन करने का काम किसका है? बीज का है। बात समझ में आई? तो बीज का एक तो ये इंपॉर्टेंट रोल है और सीड टेक्नोलॉजी का भी ये इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा है बेसिस टूल फॉर सिक्योर फूड सिक्योर सप्लाई। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बीज जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारी फूड सप्लाई के लिए। ठीक है, यदि बीज अच्छे नहीं रहेंगे तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा, उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो जो आपकी फूड की सिक्योरिटी है वो कमजोर हो जाएगी, देशवासियों को आप अनाज नहीं खिला पाओगे। ठीक है, फिर लोग भूखे मरेंगे या कोई अल्टरनेटिव तलाश करेंगे, दूसरी चीज पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज है, उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है? आपको बीज उत्पादित करना है। ठीक है, भारत में उच्च उपज वाली किस्मों के सफल क्रियान्वयन से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अच्छे बीज रहे इसलिए हमने क्या किया? अच्छा उत्पादन किया, और साथ में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बावजूद अन्य देशों से खाद्य आयात में काफी कमी आई। और आयात आजकल हम करते नहीं है, ठीक है, आजकल हम निर्यात करते हैं। आई बात समझ में? हम खाद्यान्न बेचते हैं और यहाँ तक कि हम चाइना तक को खाद्यान्न बेचते हैं। ठीक है, चावल हमसे चाइना खरीदता है। ठीक है, कई देशों को हम गेहूं बेचते हैं। टर्की जैसे देश जो पिछली बार हम कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि आपके गेहूं में जो है खराबी है, कुछ ना कुछ वायरस है इसमें। ठीक है, वो ट्रोंगो वायरस का जो है संक्रमण है, उसकी वजह से हम ये नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो उन जैसे देशों को हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं। ठीक है, हमारी सब्जियां कई देशों में जो है आसपास के, चाहे यूएई हो, ठीक है, चाहे अफगानिस्तान हो, इन देशों में हमारी सब्जियां जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पॉसिबल हो पाया? ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये एक बीज की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के बीज होने की वजह से ही। तो ये चीज है। इसके बाद में आ जाता है सीड, द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ सिक्योर क्रॉप यील्ड इन लेस फेवरेबल प्रोडक्शन एरिया। बात क्या समझ में आई? कि प्रतिकूल उत्पादन क्षेत्रों में फसल उपज सुनिश्चित करने का प्रमुख साधन है। यदि डाइवर्स कंडीशन है, बिल्कुल आपके एरिया की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, पानी कम है, मान लो लवण युक्त पानी है या कोई और कमी है, ठीक है, तो एक अच्छा बीज लेकर वहां पर उगाने से हम क्या कर सकते हैं? फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में? क्या कर सकते हैं? फसल उत्पादन को
बढ़ा सकते हैं। तो जो आपके एडवर्स कंडीशन है, खराब कंडीशन है, उनमें भी कोई अच्छा बीज पटक के, अच्छा बीज डाल के हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है, बीज प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त उन्नत किस्मों, अच्छे गुणों वाले बीजों की आपूर्ति होती है, की जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हम ये जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात वाला जो थोड़ा सा एरिया है, वहां पर थोड़ी सी सैलिनिटी ज्यादा है, ठीक है, पानी में लवणता ज्यादा है। अब लवणता ज्यादा है तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फसलें हो नहीं पाती है, ठीक है। अब इन फसलों के करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो ऐसी फसलें चूज करेंगे जो कि लवणता को सहन कर पाए, और उन फसलों में भी हम ऐसी फसलें लेंगे जो कि क्या कर पाए, जिनकी ऐसी किस्में हैं जो कि लवणता को सहन कर पाए, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना कि लवणता सहनशील फसल, ठीक है, या लवणता प्रतिरोधी फसल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये फसलें जो लवणीय इलाके हैं, जहां पर जो आपके नमक है उसकी मात्रा ज्यादा है, तो उस एरिया में भी आसानी से हो पाते हैं। और ये कब पॉसिबल हो पाता है, सीड टेक्नोलॉजी के द्वारा पॉसिबल होता है। तो इससे प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भी फसल उत्पादन क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं, ये दोनों चीजें। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करना है, बीज द्वारा उत्पादन बढ़ाना है। इसके बाद में प्राकृतिक आपदा के बाद कृषि पुनर्वास का माध्यम होता है, ठीक है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, चक्रवात आ जाता है, तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति से कृषि को शीघ्र पुनर्जीवित किया जा सकता है, ठीक है। एक लंबे एरिया में मान लो किसी प्रकार का कोई संकट होता है, तो यदि हम नेचुरली उसमें दोबारा से फार्मिंग करना चाहे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जो आपके, हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो बीज है, ठीक है, जो बीज, जो सीड टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ ही टाइम में वहां पर दोबारा से फसल उगाना प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, सीड टेक्नोलॉजी की वजह से। ये किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा व आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा देगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। आर्थिक स्थिति अच्छी कैसे होगी, सिंपल सी बात है, आप अच्छे बीज लगा रहे हो, अच्छा उत्पादन हो रहा है, बाजार में बेच रहे हो, अच्छे पैसे आ रहे हैं, सिंपल बात है। तो ये चीज आपको देखनी है कि बीज उत्पादन से कैसे आर्थिक स्थिति सही हो रही है। इसके बाद में आ जाते हैं गोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। गोल और इंपोर्टेंस एक ही बात है। बीज प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों के प्रसार के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, तेजी से गुणा करना। पहली बात तो हम चाहते हैं कि बीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहे, ठीक है, ताकि हर किसान को अवेलेबल होते रहे। भाई बीज कम होगा तो सभी किसान उसी बीज को लेना चाहेंगे, और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो बीज ले जाएगा, भाव ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो किसानों को हम जल्दी से जल्दी बीज दे पाए, इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम बीज जल्दी से जल्दी बना पाए, ठीक है। तो तेजी से गुणा करना, रैपिड मल्टीप्लेक्शन, इसका मतलब हो गया पौध प्रजनकों द्वारा विकसित जारी की गई नई किस्मों का तेजी से प्रसार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण, किसानों की मांग को पूरा करने के लिए नव विकसित फसल किस्मों का शीघ्र गुणन किया जा सकता है। आई बात समझ में? किसानों को मान लो कोई पर्टिकुलर बीज चाहिए, ठीक है, तो उस बीज का उत्पादन हम बढ़ाकर, उस बीज का उत्पादन बढ़ाकर हम किसानों की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है टाइमली सप्लाई, समय पर उसको देना, क्योंकि किसानों के पास सोविंग करने के लिए 10 से लेकर 15 दिन का टाइम ही होता है, ठीक है, वही सीजनल टाइम है। उसमें यदि सोविंग नहीं होती है तो या तो फसल फचेती हो जाएगी, या पहले कर दी तो फसल अगेती हो जाएगी। और अगेती और फचेती जो फसल होती है वो प्रॉपर टाइम में नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन प्रभावित होता है, ये कंफर्म बात है। हालांकि वो एक अलग बात है कि आजकल सब्जियां हम ऑफ सीजन में ज्यादा उगाते हैं, क्योंकि सब्जियों के भाव हमें ऑफ सीजन में अच्छे मिलते हैं। लेकिन सब्जियों की बात अलग है, और जो ग्रेन प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं, जो अनाज उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर हमें एक समय पर, एक पर्टिकुलर समय पर उगाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो फिर फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे बाजरे के लिए हम ये कहते हैं कि बाजरा पहली बरसात के साथ ही बो देना चाहिए। अच्छी पहली बरसात हो गई तो बाजरा बो दो। यदि दूसरी तीसरी बरसात में हम बोते हैं बाद में, तो फिर जो जमीन है उसकी हीट है ना, वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो उस हीट का बाजरा यूज नहीं कर पाता है और वो फास्ट ग्रोथ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगेता जो बाजरा होता है आपका, हम जल्दी अर्ली जो सोविंग करते हैं बाजरे की, पहली बरसात के साथ ही सोविंग कर देते हैं, तो वो अच्छा टाइम माना जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि टाइमली नई किस्म
किस्मों के उन्नत बीज समय पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि किसान बिना किसी बाधा के अपनी बुआई योजना पालन कर सके। ठीक है, इससे किसान अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का सही समय पर उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज सही समय पर उपयोग करेंगे। अश्योर हाई क्वालिटी ऑफ सीड, इसके साथ में ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि बीजों में की जो गुणवत्ता है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसानों को आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं, जैसे भी बीज उत्पादित हो, ठीक है, खराब कच्चा पक्का जैसा भी हो, आप तो पैक करके बेचते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीज की क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि किसान को नुकसान ना हो। ठीक है, मान लो आपसे बीज लेकर गया किसान और उसने बीज को उगाया, अब किसी वजह से वो बीज उगा ही नहीं या कम होगा तो उसकी तो पूरी 4 महीने की मेहनत खराब हो गई ना। ठीक है, वो लेट हो गया, दोबारा से सोविंग करेगा तो लेट हो गया। यदि वो उन्हीं पौधों को रखेगा, भाई कम संख्या में है लेकिन इन्हीं से जो है टाइम पास कर लेंगे, तो उसका उत्पादन प्रभावित होगा। तो कहीं भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ठीक है, क्वालिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छी होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो उच्च किस्मों से अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों सुनिश्चित करना चाहिए। निम्न गुणवत्ता वाले बीज फसल उत्पादन और लाभ को कम कर देते हैं, तो गुणवत्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है। रीजनेबल प्राइस, इसके अलावा बीजों की जो है अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए, यानी कि उनको आसानी से किसान खरीद पाए, इतना ही मूल्य रखो। ऐसा नहीं है कि 10,000 किलो आपने बीज रख दिया, अब किसान क्या खरीद के लेके जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब जो है और कोई बीज है वो भी बहुत महंगे महंगे आते हैं, तो ज्यादा महंगे बीज नहीं होने चाहिए। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की कीमत इतनी होनी चाहिए कि औसत किसान उन्हें खरीद सके। महंगे बीज छोटे किसानों की पहुंच और उपयोग के सीमित हो जाते हैं। भाई ज्यादा महंगा बीज होगा तो किसान उसको खरीदेंगे नहीं तो वो एक लिमिटेड एरिया में ही उगाया जाएगा। ठीक है, उसको चारों ओर नहीं उगा पाएंगे, तो ये बात देखने को मिलती है। इंपोर्टेंस में हम बात करें, अभी हम गोल की बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हम कह रहे थे रोल क्या है। ठीक है, तो ये चीजें है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग से आप लिख के आना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इंपोर्टेंस वाला एक जो मेजर टॉपिक है वो डाल के भी आप सारी चीजें लिख के आओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीज प्रौद्योगिकी का महत्व, इसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है। ठीक है, शॉर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अधिकतर बातें हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं इसलिए। जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, पहले ही मैंने बताया दिया कि पौधा बिल्कुल क्या होना चाहिए, माता पिता के समान दिखना चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। दूसरा, क्रॉप यील्ड अच्छा उत्पादन देने वाला होना चाहिए, बेसिक सी बात है। इंप्रूव सीड विएबिलिटी एंड जर्मिनेशन, अच्छी गुण जो अंकुरण क्षमता है वो होनी चाहिए बीज की। ठीक है, इसके अलावा टाइमली रिलायबल सीड सप्लाई, समय पर बीज उपलब्धता होनी चाहिए, टाइम पे ही उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा इनहांस डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, इसके साथ में ही ये क्या करती है, सीड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, टाइम पे ही डिजीज और पेस्ट जो कंट्रोल है वो कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बीज ही ऐसे बनाते हैं। रिड्यूस कल्टीवेशन कॉस्ट, खेत की लागत कम कर सकते हैं। सपोर्ट एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, और जो एग्रीकल्चर की जो स्थिरता है उसको बनाए रखना है वो हम काम कर सकते हैं किसके द्वारा, सीड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे सीड टेक्नोलॉजी के क्या है, इंपोर्टेंस के रूप में है, जिसमें हम टाइम पे बीज देना, क्वालिटी का बीज देना, सही मात्रा में बीज देना, कम प्राइस में देना। ठीक है, इसके अलावा रोग रोधी बीज देना, ये सारी जो इंपोर्टेंस है ये आपके सीड टेक्नोलॉजी के ही इंपोर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका जिसमें 3 चीजें हैं। पहला टॉपिक था आपका कि सीड क्या है, उसकी हमने बातें की है, सीड टेक्नोलॉजी क्या है उसकी बातें की है, और इंपोर्टेंस क्या है इसकी बातें की है। ठीक है, या इसी को आप कह सकते हो रोल क्या है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, या इसी को हम कहते हैं कि सीड टेक्नोलॉजी का गोल क्या है, क्या क्या करना चाहती है सीड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों चीजें एक जैसी ही है, इनको आप आराम से एक जगह भी लिख सकते हो, अलग अलग टॉपिक डाल के भी लिख सकते हो। ठीक है, बीज जो है टेक्नोलॉजी का कैरियर होता है, वो 4-5 बातें जो स्टार्टिंग में हमने कही वो भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। आपको कैसा लगा, सारी बातें आपको बतानी है, आपका फीडबैक देना है, क्योंकि अभी क्लासेज स्टार्ट ही हुई है। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लैंग्वेज से संबंधित हो, चाहे आपको किसी प्रकार के नोट्स से कोई इश्यू हो, या मान लो समझाने से संबंधित कोई इश्यू हो, ठीक है, तो वो आप बेझिझक कहा करो। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, फोन कर दिया करो, जो आपके पास जो भी सोर्स मिले, आपको जो चीज अच्छी लगे वो कर दिया करो। व्हाट्सएप नंबर आपको जो है पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, ये रहे। इसके अलावा स्टार्टिंग में कमलेश जी सर ने सारी बातें आपको बताई थी। तो जो जो चीजें आपको जिस प्रकार का जो है कंटेंट चाहिए
वो चीजें आप एक बार बोल सकते हो। अभी तो कुछ बदलाव कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में जो है कंटिन्यू क्लास हो जाने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए आप कमेंट करके सारी चीजें बताएंगे। ये क्लास यूट्यूब पे जाने वाली है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को बताना है कि इस प्रकार का जो कंटेंट है वो अवेलेबल हो रहा है आपको कहाँ पे, यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।